बच्चों, आज हम इस लेक्चर में कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू के बारे में चर्चा करेंगे। जबकि आपको ध्यान है, पिछले वाले लेक्चर में हम लोग समुत्पाद वक्रों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आय आगम से क्या अभिप्राय है, सबसे पहले बात हम इस पर करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो कुल रकम प्राप्त होती है उसे फर्म की आय कहा जाएगा। अर्थशास्त्री डूली के अनुसार एक फर्म की आय या आगम उसकी बिक्री या प्राप्ति या आमदनी होती है। अब आय या आगम की कुछ धारणाएं हैं जिनके बारे में हम इस लेक्चर में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें कुल आय या आगम, टोटल रेवेन्यू। तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को बेचकर जो आय प्राप्त होती है उसे कुल आगम कहा जाता है। परिभाषा की बात करें तो डूली के अनुसार कुल आगम एक फर्म द्वारा प्राप्त सब बिक्री राशि प्राप्तियों तथा आय का जोड़ है। कुल आगम का अनुमान लगाने के लिए औसत आय को वस्तु की मात्रा से गुणा कर दिया जाता है, अर्थात कीमत से वस्तु की मात्रा को गुणा कर दिया जाता है। ये सूत्र के रूप में देखें, टी आर इजल टू पी गुणा क्यू। यहाँ पी कीमत है, क्यू बिक्री की मात्रा है और टी आर का मतलब है टोटल रेवेन्यू। एक उदाहरण के द्वारा देखें तो यदि 5 रुपये कीमत पर किसी वस्तु की 6 इकाइयाँ बेची जाती हैं तो कुल आय 5 गुणा 6 इजल टू 30 रुपये होगी। कुल आगम को ज्ञात करने के लिए या तो औसत आगम को बेची गई इकाइयों से गुणा कर दिया जाता है या सभी इकाइयों की सीमांत आगम को जोड़ लिया जाता है, अर्थात टी आर इजल टू समेशन ऑफ एम आर। यहाँ टी आर कुल आगम, समेशन जोड़ का निशान और एम आर सीमांत आगम को बताता है। ठीक, तो इस तरह से कुल आगम की हमने बात की कि टी आर इजल टू पी इंटू क्यू होता है। अब इसके बाद में बात कर रहे हैं हम औसत आगम ए आर की। साधारण भाषा में हम जिसे प्रति इकाई कीमत कहते हैं वह ही औसत आगम है। अतएव किसी वस्तु की कीमत तथा औसत आगम के एक ही अर्थ होते हैं। परिभाषा की बात करो तो इस तरह से होगी, मैकोनल के अनुसार किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाली प्रति इकाई आय औसत आगम कहलाती है। औसत आगम का अनुमान कुल आगम को कुल बेची गई मात्रा से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ए आर इजकल टू टी आर भाग क्यू, अर्थात P इंटू क्यू भाग Q इजकल टू P। यहाँ संकेत की बात करें तो ए आर का तात्पर्य औसत आगम, टी आर कुल आगम, Q बेची गई मात्रा और P कीमत है। यदि एक उदाहरण से देखें तो अतः एक औसत आगम से अभिप्राय किसी वस्तु की कीमत से यदि किसी वस्तु की 6 इकाइयाँ बेचने से 30 रुपये की कुल आय प्राप्त होती है तो औसत आगम होगा 30 भाग 6 इजकल टू 5। ये औसत आगम का कंसेप्ट हुआ। अब इसके बाद में बात करते हैं हम लोग सीमांत आगम की। सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आगम में जो अंतर आता है उसे सीमांत आगम कहते हैं। ठीक है ना। सीमांत आगम की अगर सामान्य अर्थ की बात करें तो आप क्या कहेंगे, एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय करने से कुल आय में होने वाला परिवर्तन, उसे हम सीमांत आय कहते हैं। अगर परिभाषा की बात करो
फर्ग्यूसन के अनुसार एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की 1 इकाई कम या अधिक बेचने से कुल आगम में जो अंतर आता है उसे सीमांत आगम कहा जाता है। सीमांत आगम का अनुमान लगाने के लिए या तो कुल आगम में होने वाले परिवर्तन अर्थात डेल्टा टीआर को वस्तु की मात्रा में होने वाले परिवर्तन डेल्टा क्यू से भाग दिया जाता है, या इसका अनुमान n वस्तु की कुल आय में से n-1 वस्तु की कुल आय को घटाकर किया जाता है। उदाहरण इसका सूत्र के रूप में लिखेंगे तो MR इजकल टू कुल आय में परिवर्तन भाग कुल बिक्री में परिवर्तन, अर्थात MR इजकल टू डेल्टा TR भाग डेल्टा Q। और दूसरी तरह से लिखें तो MR इजकल टू TRN माइनस TRN-1। यहाँ संकेत की बात करें तो MR सीमांत आगम, डेल्टा परिवर्तन को, TR कुल आगम, Q उत्पादन की मात्रा को, TRN n इकाई की कुल आय, TRN-1 n-1 इकाई की कुल आय। यदि इसे एक उदाहरण के द्वारा समझाएं तो जैसे जब चार वस्तुओं की बिक्री की जाती है तो कुल आय 28 रुपये तथा 5 वस्तुओं की बिक्री की जाती है तो कुल आय 30 रुपये हो जाती है। अतः 5वीं वस्तु की सीमांत आय होगी 30 माइनस 28 इजकल टू 2। ठीक है, तो ये हुआ MR इजकल टू TRN माइनस TRN-1। इसलिए तो ये उसका तीनों अवधारणाएं हुई। कौन सी? नंबर 1 कुल आगम, नंबर 2 औसत आगम और नंबर 3 सीमांत आगम। अब बात करते हैं बाजार की विभिन्न दशाओं में आगम की धारणा भी अलग अलग होंगी, यानी कि ये किस तरह से अलग अलग हो सकती हैं। आगम की विभिन्न धारणाओं की प्रकृति उस बाजार में पाई जाने वाली प्रतियोगिता की प्रकृति पर निर्भर करती है जिससे वस्तु बेची जाती है। बाजार की 3 मुख्य दशाएं पाई जाती हैं। हम जानते हैं कि साधारण रूप से बाजार की 3 दशाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 पूर्ण प्रतियोगिता, नंबर 2 एकाधिकार और नंबर 3 अपूर्ण या एकाधिकारी प्रतियोगिता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगी बाजार की, अर्थात परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत इनकी क्या स्थिति होती है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी समरूप वस्तु के बहुत से क्रेता तथा विक्रेता होते हैं तथा सभी विक्रेता वस्तु की एक समान कीमत पर बिक्री करते हैं। तालिका फर्स्ट तथा रेखाचित्र फर्स्ट की सहायता से पूर्ण प्रतियोगिता में आगम की तीनों धारणाओं अर्थात कुल आगम, औसत आगम, सीमांत आगम की व्याख्या की गई है। जैसे कॉलम नंबर 1 में बिक्री की मात्रा, बिक्री की मात्रा दिखाई गई है Q 1 2 3 4। कुल आगम TR इजकल टू AR इंटू Q 5 10 15 20। औसत आगम AR अर्थात P इजकल टू TR ऑफ भाग Q 5 5 5 5। सीमांत आगम MR इजकल टू TRN माइनस TRN-1। हम देखते हैं कि बिक्री की मात्रा 1, कुल आगम 5, औसत आगम 5, सीमांत आगम 5। बिक्री की मात्रा 2, कुल आगम 10, औसत आगम 5, सीमांत आगम 5। बिक्री की मात्रा 3, कुल आगम 15, औसत आगम 5, सीमांत आगम 5। बिक्री की मात्रा 4, कुल आगम 20, औसत आगम 5, सीमांत आगम 5। अब बात करते हैं तालिका से ज्ञात होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत स्थिर रहती है, इसलिए कुल आगम में स्थिर दर पर ही वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए कीमत के 5 रुपये होने पर 2 इकाइयों पर का कुल आगम 10, 3 के 15 और प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की बिक्री के फलस्वरूप कुल आगम 5 रुपये अतिरिक्त मात्रा बढ़ती थी। औसत आगम तालिका से फर्स्ट से स्पष्ट होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में बेची गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ औसत आगम या कीमत में परिवर्तन नहीं होता है। उपरोक्त उदाहरण में यह 5 रुपये ही रहेगी चाहे फर्म 1 इकाई की बिक्री करती है या 4 इकाई की बिक्री करती है। इसका कारण यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु कीमत का
निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है तथा फर्म उस कीमत पर कितनी भी मात्रा बेच सकती है। सीमांत आगम की बात करें, तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के सीमांत आगम स्थिर अर्थात 5 रहते हैं, चाहे वह कितनी भी अधिक वस्तु बेचती है। वास्तव में चूंकि कीमत या औसत आगम स्थिर है, इसलिए सीमांत आगम भी स्थिर रहते हैं, क्योंकि फर्म को प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की बिक्री के से समान कीमत ही प्राप्त होती है। अतः पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में औसत आगम सीमांत आगम बराबर होते हैं। सीमांत आगम को ज्ञात करने के लिए कुल आगम में होने वाले परिवर्तन डेल्टा टी आर को बिक्री की मात्रा में होने वाले परिवर्तन डेल्टा क्यू से भाग दिया जाता है, अर्थात एम आर इक्वल टू डेल्टा टी आर भाग डेल्टा क्यू। तालिका फर्स्ट से ज्ञात होता है कि दूसरी इकाई की बिक्री के फल से कुल आगम में 5 रुपये का परिवर्तन होता है तथा बेची गई वस्तु की मात्रा में 1 इकाई परिवर्तन हुआ, इसलिए सीमांत आगम 5 के बराबर है। इसी प्रकार बेची जाने वाली तीसरी, चौथी, 5वीं इकाई का भी सीमांत आगम 5 होगा। चित्र के द्वारा दिखाएं तो इसे हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि ओ वाई अक्ष के ऊपर रेवेन्यू और ओ एक्स अक्ष के ऊपर आउटपुट को ले सकते हैं। तो टी आर को अगर वक्र रेखा खींचें तो यह है एक्स और वाई अक्षों के बिल्कुल बीच में 45 डिग्री कोण बनाती है और सीधी सरल रेखा के रूप में होगी जो टी आर होगी। और ए आर और एम आर स्थिर है, इसलिए वह ओ एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी सरल रेखा होगी। ये पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत होता है। चित्र द्वारा कुल आगम, औसत आगम, सीमांत आगम धारणाओं को प्रकट किया गया है। चित्र ए तथा 1A तथा 1B में ओ वाई अक्ष पर आगम तथा ओ एक्स अक्ष पर बिक्री की मात्रा को प्रकट किया गया है। चित्र 1A में टी आर वक्र कुल आगम वक्र है। यह एक सरल रेखा जिसका ढलान नीचे से ऊपर की ओर है। इससे सिद्ध होता है कि कुल आगम स्थिर दर से बढ़ रहा है। चित्र 1B में SP पड़ी रेखा है जो ओ एक्स के समांतर होती है। औसत आगम ए आर तथा सीमांत आगम एम आर दोनों को प्रकट कर इससे प्रकट होता है कि ए आर स्थिर है, अर्थात ओ एस के बराबर तथा ए आर और एम आर दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हमने औसत आगम, सीमांत आगम और कुल आगम के बारे में चर्चा की। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि औसत आगम और सीमांत आगम बिल्कुल बराबर होते हैं, जबकि कुल आगम सीधी सरल रेखा में ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है, एक निश्चित दर से बढ़ता है। ठीक है, थैंक यू। अगली बार